बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अगला और आखिरी पोर्शन है ब्लड वेसल से रिलेटेड उसको आज स्टार्ट करना है। 2 लेक्चर में इंशाल्लाह ये कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे इसके 3 पोर्शन हैं, एक आर्टरीज हैं, उसके बाद कैपिलरीज हैं, उसके बाद वेन्स हैं। तो आज सिर्फ हम आर्टरीज को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैपिलरीज को और वेन्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास ब्लड वेसल का पोर्शन है वो आर्टरीज है। आर्टरीज को जब हम डिफाइन करते हैं, कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट करे, हार्ट का जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ऐसी ब्लड वेसल को आर्टरीज कहा जाता है। तो आर्टरीज को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये ऐसी ब्लड वेसल हैं दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट, कि ये हार्ट से ब्लड को लेंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, अगर हम आर्टरी की जो दीवार है उसको देखें तो आर्टरीज की दीवार 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक आउटर लेयर है जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है साइंटिफिकली, एक मिडल लेयर है जिसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, और एक हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है जिसको ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। तो ये 3 लेयर्स हैं। आगे जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये आगे 2 किस्म की लेयर्स बनाती हैं। एक लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है और एक इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी है। जैसे ये मैंने ड्रा कर रखी है, ये तो आपको सबसे आउटर लेयर नजर आ रही है ये, और दरमियान में जो आपको ब्लैक कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, ये दोनों लेयर्स मिला के आउटर लेयर या ट्यूनिका एक्सटर्ना बनाती है। जो हमारे पास ये ब्लू लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। जो अंदर जो मैंने डॉटेड ड्रा की है ये इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी, यानी ऐसे टिश्यू जिसमें इलास्टिसिटी होगी, जिसमें लचक होगी, उसको हम इलास्टिक फाइबर कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो मिडल लेयर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है ये मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर के नीचे भी एक इलास्टिक लेयर होती है। यानी जो आउटर लेयर है उसमें भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर और एक इलास्टिक लेयर है। जो मिडल है जिसको ट्यूनिका मीडिया भी कहा जाता है, इसमें एक मस्कुलर लेयर है, मसल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, और इसके अंदर भी एक इलास्टिक लेयर है। अच्छा, जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें एक सेल्स की लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है, और एक जो सेल की लेयर जो सबसे अंदर होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर सुराख है, ये वाली जो जगह है, इसके लिए हम 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या तो ल्यूमन भी इसको कहा जा सकता है, या इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बोर, ल्यूमन या बोर। क्लियर? तो अगर हम वॉल ऑफ आर्टरीज का स्ट्रक्चर देखें तो आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। जो आउटर लेयर है इसको ट्यूनिका इंटरना, ये मजीद 2 किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है। मिडल लेयर ये 2 किस्म के सेल्स या टिश्यू पर मुश्तमिल है, और जो इनर मोस्ट लेयर इसमें भी मजीद 2 किस्म के सेल्स की लेयर्स या टिश्यू की लेयर्स बनती है। ठीक है, तो इन सारी लेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। अच्छा, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन को, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। चूँकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारी सोच या हमारी समझ का कोई रोल नहीं है, इस वजह से ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आर्टरीज के इन मसल्स पे जाके एक्ट करते हैं, फिर उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी या उनकी रिलैक्सेशन होगी। तो ये 2 चीज़ें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रही हैं। अब मसल्स होने की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है और रिलैक्सेशन भी हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ ये मस्कुलर लेयर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो ये जो दरमियान में ल्यूमन या बोर है, जो सुराख है, वो आप कह सकते हैं छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। लेकिन जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये जो बोर है या ल्यूमन है ये डायलेट कर जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास आर्टरीज में 2 किस्म की कंडीशन होती हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन, जब ये वाले जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेजोडाइलेशन, जब ये वाले मसल रिलैक्स करेंगे। अच्छा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी पैसेज नैरो हो जाएगा, तो जाहिर बात है पैसेज नैरो होगा, ब्लड कम आएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेजोकंस्ट्रिक्शन जब होगी तो ब्लड फ्लो आर्टरीज में कम होगा, और वेजोडाइलेशन जब होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अच्छा, ये जो वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन, वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन, एक फंक्शन मैं बता देता हूँ कि जिस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारी स्किन के ज़रिए से काफ़ी सारी हीट को ज़ाया किया जाता है,
और ये जो बॉडी की हीट स्किन में लेके आते हैं वो ब्लड लेके आते हैं। तो हमारी स्किन में जो आर्टरीज होती हैं, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वेजो डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन में ब्लड ज़्यादा आता है और ज़्यादा आने की वजह से ज़्यादा हीट ब्लड से एटमॉस्फेयर में ज़ाया होगी। लेकिन जब हमारी बॉडी, जैसे सर्दियों में हमारी बॉडी को हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर क्या करती है, हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। कंस्ट्रिक्ट करने से स्किन में ब्लड कम आएगा तो हीट इन्वायरमेंट में कम ज़ाया होगी और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट कंजर्व होगी। तो इसके वैसे तो काफ़ी सारे रोल हैं, एक रोल मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ये थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये दोनों फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और वेजो डायलेशन, इसकी वजह से आर्टरीज में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ये तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तंग होगी तो ब्लड कम आएगा, खुली होगी तो ब्लड ज़्यादा आएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आर्टरीज होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगती हैं और बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं, तो फिर हम उन आर्टरीज के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर्ट्रियोल्स। तो आर्टरीज बड़ी, आर्ट्रियोल्स छोटी। तो आर्टरीज डिवाइड रिपीटेडली, तो आर्टरीज विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस डिवाइड होती जाती हैं, और फिर बहुत छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज में जब वो कन्वर्ट होगी तो उन माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर्ट्रियोल्स। अच्छा, हमारे पास एबनॉर्मेलिटी ऑफ आर्टरीज कि वैसे तो काफ़ी सारी आर्टरीज की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन एक आपकी बुक में डिस्कस की गई है, उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ये जो कंडीशन है, ये दो डिफरेंट कंडीशंस का मजमूआ है। एक को हम कहते हैं एथेरोमा और दूसरे को हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब दोनों में होता क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर इसका ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एथेरोमा क्या होता है। बेसिकली जो एथेरोमा है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है सेल्स की, वो एंडोथेलियम कहलाती है। सपोज हम कर लेते हैं कि ये आर्टरीज की एंडोथेलियम है, और अंदर जो जगह है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस ल्यूमन के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हैं या हम बहुत ज़्यादा लिपिड इस्तेमाल करते हैं, तो लिपिड्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है बॉडी के अंदर, जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसकी हाई हो जाती है, तो लिपिड्स, हमारी जो खून की नालियाँ हैं जिनको आर्टरीज कहा जाती है, उर्दू में इनको शरियाने भी हम कहते हैं, तो उसमें लिपिड्स जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ये डिपॉजिट, और एक येलो कलर का मटेरियल बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे। ये जितने ज़्यादा लिपिड डिपॉजिट होते चले जाएंगे उतना ही हमारे पास इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि अंदर की जो ल्यूमन है ये नैरो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस नैरो होने का नुकसान ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा कि जब भी कोई सरफेस नैरो होती है तो अंदर अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है, चाहे एयर है या कोई लिक्विड है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू कर दे, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए। इवन ये भी पॉसिबल है कि ये इतना ज़्यादा मटेरियल, कि ये जो जगह है जहाँ ये मटेरियल की डेपोजिशन हो रही है ये ब्लॉक ही हो जाए। तो ये जो डेपोजिशन है लिपिड्स की, तो इस लिपिड्स की डेपोजिशन की वजह से जो कंडीशन डेवलप हुई है उसको मेडिकली हम एथेरोमा कहते हैं। डेपोजिशन ऑफ हार्ड येलो प्लैक, प्लैक गंद को कहा जाता है, ऑफ लिपाइड मटेरियल इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसमें लिपिड मटेरियल जो येलो प्लैक गंद की शक्ल में जमा हो जाते हैं, इसे एथेरोमा कहा जाता है। और ज़्यादातर जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो उस वक्त ये कंडीशन हमें नज़र आती है। अच्छा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? ये जो वर्ड है ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस हार्डनिंग को कहा जाता है, किसी चीज़ का सख्त होना। और सख्त वो चीज़ होती है जिसमें लैक ऑफ इलास्टिक टिश्यू हो, लैक ऑफ इलास्टिक टिश्यू हो। अब वैसे तो आर्टरीज में इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंसान की एक, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे इलास्टिक हम बाज़ दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं, तो इलास्टिक विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है वो जो इलास्टिक काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही होती है उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमारे पास इस कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, डीजनरेशन आर्टेरियल चेंज, कि इसमें आर्टेरियल चेंज आना शुरू हो जाती है, आर्टरीज के अंदर चेंज आना शुरू होती है। वो चेंज क्या है, डीजनरेशन की, कि ये जो इलास्टिक टिश्यू है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं उनके अंदर जो वैदो डायलेट और वैदो कंस्ट्रिक्ट करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब जो इंसान की उम्र बढ़ती है,
हमने अभी डिस्कस किया जो मिडल लेयर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मसल्स हैं, मसल्स आर इलास्टिक टिश्यूज़, और इवन उसमें उसके अलावा भी काफ़ी सारी इलास्टिक लेयर्स होती हैं। तो जो जो एज बढ़ती है तो हमारे मसल्स थिक होना शुरू हो जाते हैं, और थिकनेस की वजह से वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और दूसरी हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन दोनों रीजंस की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है हमारी आर्टरीज की हार्डनिंग, तो इसको हम कहते हैं ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होगी। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? पहले तो ये होता था ना कि ब्लड प्रेशर जो ही ज़्यादा हुआ तो हमारी वेजल डायलेट कर जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो हमारी वेजल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। अब क्या होगा, अगर ये सख्त हैं तो इसका मतलब है वो इलास्टिसिटी उनके अंदर फैलने की सलाहियत तो होगी नहीं, तो जो ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह, जैसे मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारे पास तिनका है और ये एक डाटा केबल है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो ये मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, ये मुड़ जाएगी। इसको जितना मर्जी आप प्रेस कर लें, फोर्स लगा लें, ये टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम इस हार्ड मटेरियल को, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको जोर लगाएं, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जब आर्टरीज सख्त होना शुरू होती हैं तो जब ब्लड का प्रेशर अंदर डेवलप होता है, यहाँ प्रेशर जितना मर्जी लगा लें तो वो एक्सटेंड कर जाएंगी, या अपनी आप कह सकते हैं वेजो डायलेट कर जाएंगी, लेकिन ये फटेंगी नहीं। लेकिन जब आर्टरी सख्त हो जाती है तो थोड़ा सा जो ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा होगा तो उनके फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हेमरेज होने के चांसेस। बाद दफ़ा आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, ब्रेन हेमरेज हो गया। उसमें क्या होती है, आर्टरी सख्त हो जाती है, आर्टरी सख्त होने ब्लड प्रेशर जो ही उन आर्टरीज में ज़्यादा होगा तो वो फटना शुरू कर देती हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये ब्रेन हेमरेज होगी। अब अगर इन दोनों कंडीशन को आपस में मिला लिया, एथिरोमा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वाली दोनों कंडीशन को अगर आपस में मिला लिया जाए तो इस ओवरऑल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एथिरोमा एथिरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हुआ कि आर्टरीज नैरो होना शुरू हो गई, और नैरो का इफेक्ट क्या, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। इसमें क्या हुआ कि आर्टरीज सख्त होना शुरू हो गई, यानी एक आर्टरीज को सख्त बना रही है, एक ही वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इवन ब्लड वेसल ब्लॉक भी हो रही है। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा हो और आर्टरीज सख्त भी हो तो भी मैंने बताया कि उनके फटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल एथिरोस्क्लेरोसिस का इफेक्ट क्या है कि आर्टरीज नैरो हो रही हैं और आर्टरीज हार्ड हो रही हैं। अच्छा, अगर थ्रोम्बस क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल में जो मटेरियल जमा होने से रुकावट आ जाती है, यानी ब्लॉकेज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ एनी मटेरियल, तो वो जो मटेरियल डिपॉजिट होके जिसने ब्लड वेसल को ब्लॉक किया है, चाहे वो पार्शली ब्लॉक किया या फुली ब्लॉक किया है, तो उस मटेरियल को थ्रोम्बस कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसा मटेरियल जो आर्टरीज को ब्लॉक करेगा वो। और दो ऑर्गन ऐसे हैं, ब्रेन और हार्ट, जिसमें अगर खुदा न खास्ता थ्रोम्बस बन जाए या एथिरोमा हो जाए तो इंसान, वो सारे के सारे जो हार्ट के टिश्यू हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन के टिश्यू डैमेज होना शुरू, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं आएगी ना, तो इस वजह से ये फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो। और हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा जो मेन काज बनता है, हमारी जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करिए उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अगर कोरोनरी आर्टरीज में ये थ्रोम्बस बन जाए या एथिरोमा हो जाए और वो ब्लॉक हो जाए तो हमारा फ़ौरन ही हार्ट अटैक वाली कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एथिरोमा है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, थ्रोम्बस और एथिरोमा फ़र्क है कि एथिरोमा में लिपिड मटेरियल जमा होता है, थ्रोम्बस कोई भी मटेरियल जो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो लिपिड हो या कोई और मटेरियल हो, वो थ्रोम्बस कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं एथिरोमा में जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वो मिलके क्या बना रहा है, थ्रोम्बस बना रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास आर्टरीज में जब भी ब्लॉकेज होगा तो उससे हार्ट अटैक हो सकते हैं। अच्छा, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक आर्टरीज के बारे में याद रखेंगे, ये डिफरेंस में आप लोगों को फ़ायदा देगी कि सबसे पहले जितने भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन एक आर्टरीज ऐसी है जिनमें ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज के दरमियान में कोई वॉल्व नहीं होता, ये हम अगला टॉपिक जो हमारा वेन्स का होगा उसमें डिस्कस करेंगे, उनमें काफ़ी सारे वॉल्व्स लगे होते हैं। तो वेन्स के अंदर वॉल्व्स का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वेन्स के अंदर वो एक ही या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहता है। इसके क्या रीज़न है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, यहाँ कोई वॉल नहीं होता। हाँ, सिर्फ दो आर्टरीज हैं जिनकी बेस पे जहाँ से वो स्टार्ट हो रही हैं, जैसे एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है तो उसकी बेस पे एक सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। इसी तरह पल्मोनरी ट्रक जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है उसकी बेस पे भी एक वॉल्व होता है। इसके अलावा पूरी आर्टरीज के नेटवर्क में कहीं भी वॉल्व नहीं होता। उसके बाद चूंकि आर्टरीज ब्लड को लेके निकलती है हार्ट से, हार्ट जब फोर्स लगाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ आर्टरीज के अंदर मूव करता है। तो हम कह सकते हैं आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके आ रही हैं, और हार्ट जब फोर्स लगा रहा है तो इस वजह से ब्लड प्रेशर आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह जो ब्लड फ्लो है, क्योंकि एक हार्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है, वो मुसलसल हार्ट फोर्स लगा रहा है और आर्टरीज में ब्लड को भेज रहा है। कैपिलरीज में आर्टरीज के बाद कैपिलरीज आती हैं, वहाँ ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, उसके बाद वेन्स आ जाती हैं, ब्लड फ्लो और स्लो हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी आर्टरीज में ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो भी आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर है हमारे पास, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर दो तरह के हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर है, एक लो ब्लड प्रेशर, एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, एक को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो हमारी जो आर्टरीज है उसमें जो हायर ब्लड प्रेशर होने की वजह से बाद दफ़ा ये वैदोडाइलेट कर जाती है, और जब ब्लड प्रेशर आर्टरीज में कम होता है, जो जिसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी वैल्यू 80 होती है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, उसमें हमारी जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो हमारी जो आर्टरीज है वो मुसलसल ऐसे कभी डायलेट कर रही हैं, कभी कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन है वो हम इस जगह सबसे बेहतर अंदाज में डिटेक्ट, यहाँ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी डिटेक्ट, और इसको हम कहते हैं ये नब्ज है, पल्स है। तो ये जो ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस हैं आर्टरीज के अंदर, कभी ज़्यादा और कभी कम हो रहा है, ये हार्ट की पंपिंग पे डिपेंड करता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी सही। तो ये डिटेक्ट होता है एज ए पल्स। हाँ, कैपिलरीज में जाके ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, वेन्स में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, सिर्फ पल्स जो डिटेक्ट होती है वो आर्टरीज में डिटेक्ट होती है। अच्छा, उसके बाद ब्लड फ्लो की बात हो गई, क्योंकि हार्ट के साथ ये आर्टरीज डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फ्लो कम होता जाएगा। तो इस वजह से मैक्सिमम जो फ्लो होता है वो आर्टरीज में होता है, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, 400 to 500 mm पर सेकेंड इन एओर्टा। यानी ये सबसे पहले वो एओर्टा वो बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से डायरेक्टली निकल रही है, उसमें इसकी वैल्यू ये है। और जो जो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एओर्टा मजीद बड़ी आर्टरीज में, फिर वो छोटी आर्टरीज में, फिर आर्टरियोज में, तो विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस ये फ्लो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास आर्टरीज का आर्टिकल है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कैपिलरीज और वेन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।